ओपन एआई का चैट जीपीटी कौन इस्तेमाल नहीं करता है ना? पर कभी सोचा है कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? आज हम इसी की कहानी समझने वाले हैं। मतलब कैसे ओपन एआई ने 80 करोड़ यूजर्स को सिर्फ और सिर्फ एक डेटाबेस पोस्टग्रेसक्यूएल पर स्केल कर दिया। हाँ, 80 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, इतने बड़े यूजर बेस को संभालना मतलब दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक प्राइमरी पोस्टग्रेस डेटाबेस पर चलता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक। सुनने में ही ये कितना अनबिलीवेबल लगता है ना? तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे हुआ? मतलब एक ट्रेडिशनल डेटाबेस इतने बड़े स्केल पर काम कैसे कर सकता है? चलिए इस पूरे विश्लेषण में थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, शुरू में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर जैसे ही चैट जीपीटी वायरल हुआ, उनके शुरुआती डिजाइन की नींव में ना दरारें दिखने लगीं। ये जो जबरदस्त ग्रोथ थी, इसने सिस्टम को बिल्कुल उसकी लिमिट्स तक पहुंचा दिया। ओपन एआई को ना बार बार एक बहुत ही खतरनाक साइकिल का सामना करना पड़ रहा था। इसे वो कहते थे ओवरलोड डेथ स्पाइरल। अब ये काम कैसे करता है वो समझिए। सबसे पहले ट्रैफिक अचानक से बढ़ता है, सीधा डेटाबेस पर लोड आता है। फिर लेटेंसी यानी रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है और रिक्वेस्ट टाइम आउट होने लगती हैं। इसके बाद क्या होता है? सिस्टम फिर से कोशिश करता है, रीट्राई करता है, जिससे लोड और भी ज्यादा बढ़ जाता है और आखिर में बूम, पूरा का पूरा सिस्टम फेल। अच्छा, एक और बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, राइट एम्प्लीफिकेशन। अब ये क्या है? पोस्टग्रेसक्यूएल में ना एक चीज होती है कि जब आप किसी रो के एक छोटे से हिस्से को भी अपडेट करते हैं तो उसे पूरी की पूरी रो को कॉपी करना पड़ता था। इससे होता ये था कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा राइट लोड बनता था, जो परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, खासकर जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। तो भाई, इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए ओपन एआई ने आखिर किया क्या? उन्होंने कुछ बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशंस निकाले। चलिए उनकी स्केलिंग प्लेबुक पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम थी कनेक्शन स्टॉर्म्स। होता यह था कि जब ट्रैफिक अचानक से बढ़ता था तो डेटाबेस के जो 5000 कनेक्शंस की लिमिट थी, वो मिनटों में खत्म हो जाती थी और बस सिस्टम ठप। इसका हल निकला पीजी बाउंसर, जो कि एक कनेक्शन पूलर है, और इसका असर जबरदस्त था। देखिए, पीजी बाउंसर के इस्तेमाल से पहले एक कनेक्शन में लगते थे 50 मिलीसेकंड, और इसके बाद ये टाइम घटकर सिर्फ 5 मिलीसेकंड रह गया। जरा सोचिए, सीधा 10 गुना इंप्रूवमेंट। इससे हुआ ये कि कनेक्शंस को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से रीयूज किया जाने लगा। अगली प्रॉब्लम थी महंगी क्वेरीज। मतलब कुछ क्वेरीज ऐसी थी जैसे कि एक जिसमें 12 टेबल्स को एक साथ ज्वाइन किया जाता था। ये सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ती थी और कई बार तो ये गंभीर इंसिडेंट्स का वजह भी बनती थी। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सख्त स्ट्रैटेजी अपनाई, जैसे कि कॉम्प्लेक्स जॉइंस को अवॉइड करना, जो मुश्किल लॉजिक था उसे डेटाबेस से हटाकर एप्लीकेशन में ले जाना, और जो ORM टूल्स होते हैं ना, यानी ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, उनसे जो एसक्यूएल बनता है उसको बहुत ध्यान से रिव्यू करना। यह असल में उनकी इंजीनियरिंग की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम थी कैश स्टैम्पीड्स। इसको थंडरिंग हर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं। होता क्या था कि जब उनकी कैशिंग लेयर फेल हो जाती थी तो अचानक से हजारों रिक्वेस्ट सीधी की सीधी डेटाबेस पर आ जाती थीं, और जाहिर है डेटाबेस ओवरलोड हो जाता था। इसका सॉल्यूशन था कैश लॉकिंग, और ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए, जब एक ही डेटा के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आती हैं और वो कैश में नहीं मिलती, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट को डेटाबेस से डेटा लाने दिया जाता है। बाकी सारी रिक्वेस्ट्स इंतजार करती हैं जब तक कि वो कैश अपडेट ना हो जाए। इससे डेटाबेस पर फालतू का लोड पड़ता ही नहीं। एक और बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल रिस्क था सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब उनका प्राइमरी डेटाबेस सिर्फ एक ही था, अगर वो डाउन हो गया तो पूरी की पूरी सर्विस बंद। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने एक मल्टीलेयर्ड स्ट्रैटेजी अपनाई। प्राइमरी डेटाबेस के लिए एक हॉट स्टैंड बाय चलाया गया, जो मतलब हमेशा तैयार रहता है। जो जरूरी रीड्स थे उनको रेप्लिका पर भेज दिया गया, और हर रीजन में कई रेप्लिका तैनात की गईं। इसका सीधा मतलब यह था कि अगर राइट्स फेल भी हो जाएं, तब भी पढ़ने वाली सर्विस चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो इन सभी सुधारों का नतीजा क्या निकला, और अब आगे की क्या प्लानिंग है? चलिए देखते हैं कि पोस्टग्रेसक्यूएल को उसकी लिमिट्स तक पुश करने से उन्होंने क्या हासिल किया। नतीजा बस शानदार। उन्होंने 99.999% यानी जिसे 5 नाइन्स कहते हैं प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी हासिल की।
इंडस्ट्री में ना इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और ये उनके सिस्टम की ज़बरदस्त रिलायबिलिटी का सबूत है। और स्पीड की बात करें तो P99 क्लाइंट साइड लेटेंसी 15 मिलीसेकंड से भी कम थी। मतलब इंजीनियरिंग की ये सारी मेहनत सीधे सीधे यूजर्स के लिए एक सुपर फास्ट एक्सपीरियंस में बदल गई। उनके रीड इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल भी देखिए। दुनिया भर में लगभग 50 रीड रेप्लिका तैनात की गई हैं। क्यों? ताकि यूजर्स को कम से कम लेटेंसी का एक्सपीरियंस मिले, चाहे वो कहीं भी हो। और ये कोड उनकी सफलता की पूरी कहानी बता देता है। हमारे पास सिर्फ एक SCV0 मतलब सबसे क्रिटिकल लेवल की PostgreSQL घटना हुई, और वो भी तब जब एक हफ्ते के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा नए यूजर्स ने साइन अप किया। ये इस बात का सबूत है कि उनका सिस्टम सबसे मुश्किल हालात में भी कितना मजबूत खड़ा रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सफर अभी भी जारी है। वो अभी भी बचे हुए राइट हैवी वर्कलोड्स को माइग्रेट कर रहे हैं। आने वाले समय में वो 100 से ज्यादा रेप्लिका के लिए कैस्केडिंग रेप्लिकेशन टेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में शार्डेड PostgreSQL पर भी विचार कर रहे हैं। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलते हैं? वो ये कि अगर सही तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए तो एक ट्रेडिशनल डेटाबेस को भी उस लेवल तक स्केल किया जा सकता है जिसे कई लोग नामुमकिन मानते थे। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर एक डेटाबेस को इतना ज़्यादा स्केल किया जा सकता है, तो क्या हम आजकल कुछ समस्याओं पर ज़रूरत से ज़्यादा इंजीनियरिंग कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?